भिखारी, तू यहाँ कहाँ से आ गया? भाग यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? मैं इस होटल का मालिक हूँ। बुढ़े, तू जानता भी है ये करोड़ों का होटल है? तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रही हो? मैं तुम्हें इसी समय नौकरी से निकाल। सुबह के 10:30 बजे थे। शहर के बीचों बीच खड़ा सूर्य प्रभा ग्रैंड होटल अपनी चमक दमक के लिए मशहूर था। कांच की ऊंची दीवारें, संगमरमर की फर्श और दरवाजे पर खड़े यूनिफॉर्म पहने गार्ड, सब कुछ ऐसा कि आम आदमी अंदर कदम रखने से पहले 2 बार सोचे। उसी समय होटल के मुख्य द्वार की ओर एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके बाल पूरी तरह सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और हाथ में लकड़ी की पुरानी छड़ी। उन्होंने साधारण कुर्ता पायजामा पहन रखा था और कंधे पर एक फीका सा झोला टंगा था। उनका नाम था हरिदास त्रिपाठी। गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, भौहें सिकोड़कर बोला, बाबा, आप कहां जा रहे हैं? हरिदास जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, अंदर जाना है, रिसेप्शन पर कुछ काम है। गार्ड ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, ये 5 सितारा होटल है। यहां बिना काम के कोई अंदर नहीं जाता। हरिदास जी शांत रहे, बोले, मुझे पता है बेटा, मेरा काम यहीं है। गार्ड ने अनमने ढंग से दरवाजा थोड़ा सा खोला, मानो एहसान कर रहा हो। जल्दी निपटाकर निकल जाइए, उसने कहा। लॉबी में कदम रखते ही कई लोगों की नजरें उनकी ओर घूम गईं। कुछ गेस्ट कॉफी पी रहे थे, कुछ मोबाइल में व्यस्त थे, लेकिन साधारण कपड़ों में एक बुजुर्ग को वहां देखकर सबकी उत्सुकता बढ़ गई। रिसेप्शन पर खड़ी महिला मैनेजर कविता मल्होत्रा अपनी तेज आवाज और सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह किसी स्टाफ पर निर्देश दे रही थी जब उसकी नजर हरिदास जी पर पड़ी। वह कुछ क्षण उन्हें देखती रही, फिर काउंटर पर झुकते हुए बोली, जी, आपको क्या चाहिए? आवाज में औपचारिकता कम और तिरस्कार ज्यादा था। हरिदास जी ने विनम्रता से कहा, बेटी, मेरी यहां एक बुकिंग है, उसी के बारे में पूछना था। कविता ने भौहें उठाईं। आपकी बुकिंग? उसने हल्की हंसी दबाते हुए पूछा। नाम बताइए। हरिदास त्रिपाठी, उन्होंने शांत स्वर में कहा। कविता ने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया, फिर बिना ध्यान से देखे ही स्क्रीन बंद कर दी। यहां इस नाम से कोई बुकिंग नहीं है, उसने सपाट लहजे में कहा। शायद आप गलत जगह आ गए हैं। पास खड़े 2 गेस्ट धीरे से मुस्कुराए। किसी ने फुसफुसा कर कहा, लगता है मुफ्त में ऐसी की हवा खाने आ गए हैं। हरिदास जी ने वह बात सुनी, पर चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, एक बार फिर देख लीजिए बेटी, शायद आपको मिल जाए। कविता ने अब खुलकर व्यंग्य किया, देखिए बाबा, यह होटल बहुत महंगा है। यहां कमरे की कीमत सुनकर ही लोग पीछे हट जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? लॉबी में सन्नाटा सा छा गया। सबकी नजरें अब उसी दृश्य पर थीं। हरिदास जी ने अपनी छड़ी पर हाथ टिकाया और शांत स्वर में बोले, बेटी, कीमत से ज्यादा इरादे मायने रखते हैं। आप बस ठीक से जांच कर लीजिए। कविता ने गहरी सांस ली, मानो उसका समय बर्बाद हो रहा हो। ठीक है, उसने कहा, आप वहां सोफे पर बैठ जाइए। अगर कुछ मिला तो बता दूंगी। हरिदास जी धीरे धीरे पास रखे सोफे की ओर बढ़ गए। उन्होंने झोला नीचे रखा और चुपचाप बैठ गए। उनकी आंखें लॉबी की चमक को नहीं, बल्कि वहां मौजूद लोगों के व्यवहार को देख रही थीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यही जगह सबक सीखने वाली है। हरिदास त्रिपाठी सोफे पर चुपचाप बैठे थे। लॉबी की चमक उनके साधारण कपड़ों से जैसे टकरा रही थी। सामने बड़ा झूमर चमक रहा था, फर्श पर संगमरमर की परछाइयां बन रही थीं और महंगे परफ्यूम की खुशबू हवा में घुली थी। लेकिन उस माहौल में सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी लोगों की नजरें। करीब 10 मिनट बीते, फिर 20, आधा घंटा निकल गया। कोई उन्हें बुलाने नहीं आया। रिसेप्शन पर खड़ी कविता मल्होत्रा बीच बीच में उनकी ओर देख लेती, फिर अपनी सहकर्मी से धीमे स्वर में कुछ कहकर हंस देती। पास खड़ा एक स्टाफ बोला, मैम, शायद किसी से मिलने आए होंगे। कविता ने तंज कसते हुए कहा, ऐसे लोग मिलने नहीं, मांगने आते हैं। देखना, थोड़ी देर में खुद ही चले जाएंगे। हरिदास जी ने सब सुना। वे चुप रहे। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। समय की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन व्यवहार वहीं अटका था। एक परिवार पास वाली टेबल पर बैठा था। उनका छोटा बेटा मासूमियत से अपनी मां से बोला, मम्मी, ये दादाजी यहां क्यों बैठे हैं? ये तो होटल वाले जैसे नहीं लगते। मां ने बच्चे को चुप कराते हुए कहा, बेटा, सबकी किस्मत अलग होती है। हरिदास जी ने बच्चे की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। बच्चा भी मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में न कोई तिरस्कार था, न सवाल। करीब 1 घंटा बीत गया।
हरिदास जी धीरे से उठे और रिसेप्शन की ओर बढ़े। कविता ने उन्हें आते देखा तो चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। अब क्या हुआ? उसने बिना अभिवादन के पूछा। बेटी, अगर बुकिंग नहीं मिल रही तो क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं? हरिदास जी ने शांत स्वर में कहा। कविता ने सीधा जवाब देने के बजाय व्यंग्य किया। मैनेजर साहब बहुत व्यस्त हैं, बड़े बड़े बिजनेस डील्स चलते हैं यहां, हर किसी से नहीं मिल सकते। मैं इंतजार कर लूंगा, उन्होंने कहा। कविता ने फोन उठाया, दिखावे के लिए किसी से बात करने का अभिनय किया, फिर बोली, उन्होंने कहा है कि अभी समय नहीं है। लॉबी में बैठे कुछ लोग यह दृश्य देख रहे थे। एक युवक बोला, सिक्योरिटी को बुलाओ, ऐसे लोग माहौल खराब करते हैं। कविता ने बात आगे बढ़ाई। देखिए बाबा, आप समझदार लगते हैं, यहां बैठकर आपको असहज ही होगा, बेहतर है आप कहीं और कोशिश करें। यह सीधे तौर पर जाने का इशारा था। हरिदास जी की आंखों में पहली बार हल्की गंभीरता दिखी। उन्होंने झोले में हाथ डाला और एक लिफाफा निकाला। उसे काउंटर पर रखते हुए बोले, शायद इससे मदद मिले। कविता ने बिना देखे ही लिफाफा उनकी ओर सरका दिया। हमें किसी कागज की जरूरत नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। हम सिस्टम से काम करते हैं। सिस्टम तभी सही चलता है जब उसे सही ढंग से देखा जाए, हरिदास जी ने शांत लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। कविता अब खुलकर चिढ़ गई। गार्ड, उसने ऊंची आवाज में पुकारा। गार्ड तुरंत आ गया। जी मैम, इन्हें बाहर तक छोड़ आइए, यहां बाकी गेस्ट असहज महसूस कर रहे हैं। लॉबी में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब हरिदास जी पर थीं। हरिदास जी ने गार्ड की ओर देखा। चेहरे पर नाराजगी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी शांति थी। उन्होंने लिफाफा उठाया, झोला कंधे पर टांगा और बोले, ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखना, किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। इतना कहकर वह धीरे धीरे बाहर निकल गए। कविता ने राहत की सांस ली। उसे लगा मामला खत्म हो गया। उसे क्या पता था, यह तो शुरुआत थी। हरिदास त्रिपाठी के बाहर निकलते ही लॉबी में फिर वही सामान्य चहल पहल लौट आई। गार्ड अपने स्थान पर खड़ा हो गया। गेस्ट फिर से अपने फोन और बातचीत में लग गए। कविता मल्होत्रा ने अपने बाल ठीक किए और संतोष भरी सांस ली, मानो उसने कोई बड़ी समस्या हल कर दी हो। कुछ लोग भी ना, उसने अपनी सहकर्मी से कहा, बिना सोचे समझे चले आते हैं। सहकर्मी ने हामी भरी। आपने सही किया मैम, होटल की इमेज भी तो देखनी होती है। उसी समय वहां खड़ा एक जूनियर स्टाफ सदस्य रोहन चुपचाप सब देख रहा था। वह नया था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में असहजता साफ दिख रही थी। रोहन ने धीरे से पूछा, मैम, उन्होंने जो लिफाफा दिया था, शायद एक बार देख लेना चाहिए था। कविता ने उसे घूर कर देखा। तुम मुझे सिखाओगे काम? यहां रोज ऐसे लोग आते हैं, अगर हर किसी की कहानी सुनने लगूं तो होटल चलाना मुश्किल हो जाएगा। रोहन चुप हो गया, पर मन में सवाल रह गया। करीब 15 मिनट बाद वह बाहर पार्किंग एरिया की ओर गया। उसने देखा, हरिदास जी होटल के बाहर एक बेंच पर बैठे हैं। वह कहीं गए नहीं थे, बस सामने सड़क की ओर देख रहे थे। रोहन हिचकिचाता हुआ उनके पास गया। बाबा, आप ठीक हैं? हरिदास जी ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। मैं ठीक हूं बेटा, तुम काम पर ध्यान दो। माफ कीजिएगा, अंदर जो हुआ। रोहन की आवाज धीमी थी। जिसे जो दिखता है वही मान लेता है, हरिदास जी ने शांत स्वर में कहा। सच जानने की फुर्सत कम ही लोगों को होती है। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या सच में आपकी बुकिंग थी? हरिदास जी ने झोले से वही लिफाफा निकाला। इस बार उन्होंने उसे खोला। अंदर कुछ कागजात थे, साथ में एक आधिकारिक मुहर वाला दस्तावेज। बुकिंग से भी ज्यादा जरूरी काम था, उन्होंने कहा। लेकिन अब लगता है पहले एक और काम करना पड़ेगा। कैसा काम? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। हरिदास जी ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस बोले, आज शाम तक सब समझ आ जाएगा। उसी समय होटल के अंदर अचानक हलचल हुई। मुख्य दरवाजे पर एक काली कार आकर रुकी। उससे 2 सूट बूट पहने लोग उतरे। वे सीधे रिसेप्शन की ओर बढ़े। कविता ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। वेलकम टू सूर्यप्रभा ग्रैंड सर, उनमें से एक ने सख्त आवाज में पूछा। यहां की सीनियर मैनेजर कौन है? मैं हूं, कविता ने आत्मविश्वास से कहा। हमें होटल के मालिक से संबंधित कुछ फाइलें चेक करनी हैं। हमें सूचना मिली है कि मालिक स्वयं आज यहां आने वाले हैं। कविता